बच्चों, उच्च शिक्षा विभाग मत के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज लटेरी में पदस्थ हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे। में हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके पहले आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए यूवी स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एंड उनके ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और वीबीटी इनका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप लोग उसे तैयार करें, क्योंकि वो उनके बेसिक नॉलेज के बगैर हम लोग इसको आगे समझने में हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। कंटेंट हमारे इस जो टॉपिक है उसके कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस तरह से काम करता है। देन आफ्टर सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके थ्रू हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में उसके पॉसिबल ट्रांजिशन से देखेंगे, जिस जो हमें सीएफटी के थ्रू क्लियर होते हैं। इसके पहले आप लोगों को वो वीबीटी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जैसे नाम से ही हम लोगों को लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एसोसिएट विथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जस्ट लाइक अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखें, किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखें, या किसी एलिमेंट में देखें, किसी एटम में देखें, तो जो ट्रांजिशन से हम लोगों को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन जो हमें मिलते हैं, जो उसके लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में जाने पर हम लोगों को जो ट्रांजिशन मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में डिस्कस करेंगे। These transitions take place when electron, a molecule and ions are excited from lower energy level to higher energy level. It's mean that कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो जो ग्राउंड लेवल एनर्जी लेवल है उससे अपर हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो हम लोगों को स्पेक्ट्रा मिलेगा, उस स्पेक्ट्रा को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग मेनली हमारे पास में हमारी इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे D1 to D9 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। D1 to D9 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कितने तरह के ट्रांजिशंस मिलते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि this transition take place when electron in a molecule, atom, ion or excited from lower energy level to higher energy level। इसी तरह से अगर हम लोग इन द टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स में इसको डिफाइन करें तो इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन्वॉल्व एक्साइटेशन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू अदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा रिलाइज ऑन द क्वांटाइज नेचर ऑफ द एनर्जी। जैसे कि अगर हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स लें तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, अलग अलग एटम्स में, अलग अलग आयंस में हम लोगों को जो ट्रांजिशन एनर्जी मिलती है वो ट्रांजिशन एनर्जी अलग अलग लेवल की अलग अलग ट्रांजिशन एनर्जी हम लोगों को मिलती है। तो उस ट्रांजिशन एनर्जी है वो अगर मैं D1 सिस्टम की बात करूंगा तो मुझे अलग मिलेगी, D2 सिस्टम की बात करूंगा तो अलग मिलेगी, और D3 सिस्टम की बात करूंगा तो अलग मिलेगी। इट्स मीन दैट कि जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल क्वांटाइज है। क्वांटाइज इट्स मीन हर एक ट्रांजिशन हर एक मेटल के लिए, हर एक एटम के लिए, हर एक आयन के लिए डिफरेंट होगा। मैंने यहाँ पर दो एटम्स, दो कॉम्प्लेक्स लिए, दो कॉम्प्लेक्स लिए, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है एंड सेकंड वन इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दोनों ही मेरे पास में यहाँ पर कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बट जब मैं इनके कलर्स की बात करता हूँ तो एक का कलर मुझे मिलता है पिंक कलर का एंड सेकंड वन ऑब्टेन्ड इन द ब्लू कलर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं, कोबाल्ट दोनों में ही यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट कलर दोनों के जो कलर्स हैं वो कलर्स डिफरेंट मिल रहे हैं मुझे। तो ऐसा क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कि हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है पिंक कलर का मिल रहा है एंड जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो ब्लू कलर का मिल रहा है। तो जो ट्रांजिशंस हैं वो ट्रांजिशंस हमें एनर्जी
का जो गैप आ रहा है हमारे ऑर्बिटल्स में, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे जो ग्राउंड लेवल है उस ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड होकर के अपर लेवल में पहुंचेगा, तो जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है उस एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं। अब एनर्जी के डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करते हैं, तो हम लोग इसे नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो these colors arise from electronic transition between levels whose specific corresponding to the wavelength। अगर मुझे पहले जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने देखा कि मेरा जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है उसमें जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो उसकी वजह से मुझे उसका कलर जो है पिंक कलर मिल रहा है, तो एक ट्रांजिशन मिल रहा है। जब मैंने उसका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मुझे उसका ब्लू कलर मिल रहा है। ये डिपेंड कर रहे हैं उस एनर्जी गैप पर। जो एनर्जी गैप हम लोगों को मिल रहा है उस एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों, इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें प्लैंक इक्वेशन की, तो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, जहां पर डेल्टा ई है वो हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का एक लोवेस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से उस ट्रांजिशन को वो डिफाइन करता है डेल्टा ई एंड लेमडा वेवलेंथ which is associated with this transition। जो लेमडा है यहाँ पर वेवलेंथ है, वो उस ट्रांजिशन की वेवलेंथ है। वो डिफाइन करती है कि भाई आपकी जो एनर्जी थी, एनर्जी आपका जो अमाउंट था कितना रिक्वायर्ड हुआ, फिर उसकी वेवलेंथ आपकी कितनी हुई, उसको डिफाइन करती है। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाँ किस तरह से जो हमारा लेमडा है वो लेमडा कलर से किस तरह से, तो आप लोगों को पता है कि जो कलर्स होते हैं वो कलर्स लेमडा से अफेक्टेड होते हैं। लेमडा जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ डिफाइन करती है कि कौन से कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, और ये हमें किससे पता चल रहा है कि कौन से किस कॉम्प्लेक्स की कितनी वेवलेंथ होगी, ये हमें पता चल रहा है उसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी से। तो हम लोग प्लैंक इक्वेशन के थ्रू अलग अलग जो हमारे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है उनके लिए वेवलेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर प्लैंक की इक्वेशन हमारी डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है हमारी 6.626 into 10⁻³ जूल पर सेकंड। बट when we are discussing about the ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग यहाँ पर जैसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे ट्रांजिशंस होते हैं वो ट्रांजिशंस हम लोग बात करेंगे सिर्फ डी ट्रांजिशंस की। डी ट्रांजिशन डी ऑर्बिटल में ही, एक डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। तो इन द मेटल कॉम्प्लेक्स दिस ट्रांजिशन आर फ्रीक्वेंटली रिफर टू एज डी ट्रांजिशंस। और इन डी ट्रांजिशंस में हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी हमारी कितनी होगी, वो एनर्जी डिफाइन करेगी कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन किस तरह का होगा। ये जो डी ट्रांजिशंस हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोग अब सीएफटी से बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अगर हम लोग सीएफटी की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होते हैं, जिसमें एक होता है T2G एंड सेकंड वन होता है EG। T2G जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ट्रिपली डीजनरेट होते हैं एंड EG ऑर्बिटल्स सिंगली डीजनरेट होते हैं। ट्रिपली डीजनरेट इट्स मीन दैट कि हमारे जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और 3 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, इसलिए हम लोग उनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। इसी तरह से EG हमारा डबली डीजनरेट होता है जिसमें हमारे 2 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी हमारी सेम होती है। बट जब हम लोग इसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम T2G और EG टर्म्स न यूज करके E एंड T2 यूज करते हैं। ये टर्म कहां से आती है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सीएफटी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनमें किस तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं। जो हमारा सीएफटी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो मेनली हमें बताता है कि अगर आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, तो इन कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग किस तरह से होती है वो हम लोग सीएफटी के थ्रू देखते हैं। सीएफटी की जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो है मॉडल फॉर बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। सीएफटी हमें प्रोवाइड करवाती है कि भाई कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स बने हैं, कॉम्प्लेक्स में जब बने हैं तो कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग किस तरह से होती है ये हमें पता चलता है सीएफटी से। सेकंड वन, अकाउंट फॉर ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की अभी आप लोगों से कि हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स हैं उन कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज
में, जैसे कि मैंने बोला कि भाई हमारे पास अभी हमने कॉम्प्लेक्स देखा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द कोबाल्ट, तो मैंने वहां पे कहा आप लोगों से कि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है हमारा कोबाल्ट का, उस कॉम्प्लेक्स का कलर हमारा पिंक कलर का था, और जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका कलर हमारा ब्लू कलर का है। तो सीएफटी के थ्रू हम लोगों को उनकी प्रॉपर्टी पता चलती है। सेकंड वन, सीएफटी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वही हमें रिकॉग्नाइज करवाती है कि जो ऑक्टाहेड्रल हमारे कॉम्प्लेक्स हैं उनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर्स कैसा होगा, उनका जो कलर होगा वो कैसा होगा, उनका एनर्जी गैप कैसा होगा, एनर्जी गैप डिफाइन करेगा हमारा वेवलेंथ। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की वो भी हमें कौन बताती है, सीएफटी बताती है। सीएफटी मेनली फोकस ऑन द डी ऑर्बिटल। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सीएफटी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी मेनली फोकस्ड ऑन डी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि जो हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें जो हमारे ट्रांजिशन होते हैं, डीडी ट्रांजिशंस जो होते हैं, उन ट्रांजिशंस को, डीडी जो ट्रांजिशन, उन ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए सीएफटी मेनली फोकस करता है किसके ऊपर, डी ऑर्बिटल्स के ऊपर। अब डी ऑर्बिटल्स के ऊपर अगर फोकस करता है तो हमें डी ऑर्बिटल्स की जो जियोमेट्री वो पता होना चाहिए, उनका शेप पता होना चाहिए कि भाई डी ऑर्बिटल्स हमारे उनका शेप कैसा होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीएफटी लिगेंड एक्ट एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज। मतलब जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने पर जो लीगेंड है वो आपका पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि लीगेंड किसको बोलते हैं हम लोग? लीगेंड एक ऐसा ग्रुप, ऐसा एटम, ऐसा आयन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, सेंट्रल मेटल आयन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीगेंड। तो लीगेंड एक्ट एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज। इनने कहा अकॉर्डिंग टू सीएफटी ligand act as a point negative charge and metal, and the next slide, and metal ion या metal atom act as a positive charge। ये ऐसा क्यों? मेटल पॉजिटिव चार्ज की तरह ये इसलिए बिहेव कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेटल क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये हम सभी के माइंड में क्लियर है। और जब हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इनका जो मेन पोस्टुलेट था वो यही था कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जब कॉम्प्लेक्स बनता है, तो लिगेंड हमारा बिहेव करता है एज अ नेगेटिव चार्ज एंड मेटल आयन बिहेव करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। एंड अजप्सन जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसका मेन पोस्टुलेट था कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है, एंड कंप्लीटली आयोनिक बॉन्डिंग। इट इज नॉट पार्शियली आयोनिक बॉन्डिंग। जैसे कि वीबीटी का कॉन्सेप्ट था, वीबीटी ने कहा कि भाई हमारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग हमारी कोवैलेंट कैरेक्टर की होती है। बट सीएफटी ने उसको नेगलेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, जो भी हमारे यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्यों होते हैं? तो अभी अभी इन्होंने बोला पहले पॉइंट में कि भाई आयनिक बॉन्ड इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, और लिगेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो दोनों में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इट्स मीन एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने की वजह से कौन से बॉन्ड बनते हैं? हमारे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था, इनने बोला कि ये नहीं, जो हमारी सीएफटी है, जो हमारे सीएफटी है, वो सीएफटी बताती है कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स आयोनिक बॉन्डिंग वाले हैं। थर्ड वन, ये मैग्नेटिक नेचर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का शो करती है कि भाई हमारे जो ट्रांजिशन मेटल हैं उनका मैग्नेटिक नेचर कैसा, उसको डिफाइन करती है। जैसा कि सीएफटी ने हमें कहा कि यहाँ पर हम लोग डीडी ट्रांजिशन से जो है हमारे जो डीडी ट्रांजिशन से उनको मेनली डिस्कस करते हैं। तो डीडी ट्रांजिशन को डिस्कस करने के पहले हमें उनके सैप को समझना होगा। तो डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, डी ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 5d ऑर्बिटल्स में हमारे जो सैप होते हैं वो सैप कुछ इस तरह से होते हैं कि dxy, dyz एंड dzx जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें जो हमारे लोब होते हैं ऑर्बिटल्स के, वो बिटवीन द एक्सिस अलाई करते हैं। बट इन द केस ऑफ dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर के को हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, तो इन दोनों केस में जो dx स्क्वायर y स्क्वायर जो हमारा ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल, उसमें जो लोब होते हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं, एंड dz स्क्वायर में भी इस तरह से होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे पहले इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उनको कंसीडर कर चुके हैं। हम लोगों ने बोला कि मेटल आयन एटम attract to negative ligands and provide stability, and lone pair electrons on ligand repulsed by the electrons of metal orbitals interacts, this interaction called crystal field, and
influence of orbital energies and not all orbital influence in the same way. तो अगर मैं यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इस तरह से देखें तो हम लोगों ने जिनके डी ऑर्बिटल्स देखे, उन डी ऑर्बिटल्स में जब लिगेंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एंड लिगेंड कैसे हैं आपके, वो पॉजिटिवली सॉरी पॉइंटली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जब लिगेंड अट्रैक्ट होंगे सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, तो जो सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं, उन डी ऑर्बिटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे पहले से। लिगेंड जब अप्रोच करेंगे उनको, तो लिगेंड अप्रोच करने पर वो डी ऑर्बिटल्स जो है हमारे इसके मेटल आयंस की, वो सेम मैनर में प्रभावित नहीं होते हैं। उससे क्या होता है कि हमने अभी अभी देखा कि हमारे पास में डी में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल हैं, वो बिटवीन द एक्सिस अलाई करते हैं। जबकि हम लोग अगर बोलते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो वो ऑन द एक्सिस होते हैं, एंड डी जेड स्क्वायर ऑल्सो ऑन द एक्सिस। तो जब लिगेंड अप्रोच करता है किसमें, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में, अगर ऑक्टाहेड्रल हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ में अट्रैक्ट करता है, तो ये टू द एक्सिस से अट्रैक्ट होता है। और जब एक्सिस से आकर्षित होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सिस पे कौन कौन से लोग थे हमारे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो जैसे ही ये अप्रोच करता है एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस से, तो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंड डी जेड ऑर्बिटल्स की, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एंड जो बिटवीन द एक्सिस है हमारे लोब्स ऑफ द ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, उनकी एनर्जी कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस तरह से अगर जो पिक्चर आपके सामने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाली, इस पिक्चर में अगर आप लोग देखोगे, तो जब इसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, तो हम लोग अगर इसका सीएफटी में देखें कि डी ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट होता है, तो हम लोगों ने देखा कि आइसोलेटेड मेटल एटम जो था हमारा, उसमें हमारे 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो डीजनरेट है, जिनको हम लोगों ने डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर डिनोटेड किया है, वो कैसे डीजनरेट है। बट जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन के पास में, तो हमारे पास में हमने देखा कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है, और वो कहाँ चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं उनके। एंड डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई और कहाँ पर आ गए, नीचे आ गए। तो स्प्लिटिंग हो गई है, और स्प्लिटिंग होने से हमें 2 टाइप्स के ऑर्बिटल्स मिले हैं, किसके, डी ऑर्बिटल्स के। तो डी में हमें 2 टाइप्स के ऑर्बिटल मिले हैं, जिसमें एक ईजी है और दूसरे कौन से, T2G है। ईजी वाले डबली डीजनरेट है। अभी अभी हम लोगों ने बोला था कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। तो हम लोगों ने बोला कि ईजी जो ऑर्बिटल्स हैं, वो कैसे हमारे डीजनरेट है। कौन से डीजनरेट है, डबली डीजनरेट। डबली डीजनरेट क्यों, क्योंकि वो 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, जिनकी एनर्जी कैसी है, सेम है। और सेम एनर्जी होने के साथ में वो कहां पर लाई कर रहे हैं, अबव द सॉरी वो कहां पर लाई कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई है। एंड दूसरे जो ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। और ये कैसे हैं, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और इनको हम लोग अकॉर्डिंग टू सीएफटी T2G से डिफाइन करते हैं, T2G ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन द मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ऑन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने देखा कि भाई किस तरह से ऑक्टाहेड्रल जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें किस तरह से Eg एंड T2G जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, उनमें स्प्लिटिंग पॉसिबल हुई है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बाद में अगर हम लोग जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे सीएफटी में, उनको देखें, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सीएफटी में हम लोगों को 4 लिगेंड होते हैं, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पर होते हैं। इसमें भी सेम केस होगा हमारा कि टेट्राहेड्रल आपका कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड हैं हमारे, 4 लिगेंड्स हैं। जो 4 लिगेंड्स हैं, वो अप्रोच करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। सेंट्रल मेटल आयन को जब अप्रोच करेंगे, तो कहां से अप्रोच करेंगे, वो करेंगे आपके अलोंग टू द एक्सिस। जिससे क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जब ये चारों लिगेंड अप्रोच करेंगे, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स जो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एंड ये क्या होंगे आपके, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। सारे कैसे होंगे, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे।
इनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि अभी अभी जब हम लोगों ने वहां पर ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल हैं वो कहां पर होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस होने की वजह से जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने की वजह से जो हमारे चारों लिगेंड है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने की वजह से जब जो मेटल है वो कॉम्प्लेक्स जब फॉर्मेशन करेगी तो ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस से उस मेटल आयन पर अप्रोच करेंगे, और मैक्सिमम डिस्टेंस से जब अप्रोच करेंगे तो इनमें जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एंड जो आपके डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इधर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं उनको हम T2 बोलते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है, एंड जो हमारे डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई, इनको हम लोग डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ पर अगर जैसे हम लोग डी डी ट्रांजिशन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमारा डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब ये डिफाइन होगा कि भाई कितने ऑर्बिटल्स आपके जो ई लेवल है उसमें है एंड कितने ऑर्बिटल्स आपके T2 लेवल्स में है, उसके ऊपर डिफाइन होगा। तो हम लोग बता पाएंगे कि भाई अगर हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसकी जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप कितना है, उस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग हमें जो उसमें वेवलेंथ मिल रही है वो वेवलेंथ कितनी मिल रही है, तो हम लोग उसके कलर को डिफाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट सीएफटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को सबको पता है कि प्लेनर कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल हमारा पूरा का पूरा प्लेनर होगा, मतलब सारे के सारे जो लिगेंड्स होंगे वो कहां से अलाई करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अलाई करेंगे, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अप्रोच करेंगे किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन कैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जब ये एक प्लेन से उसको अट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब आप सोचिए क्या होगा कि भाई ये अगर मेरा स्क्वायर प्लेनर ऐसा कॉम्प्लेक्स है ना, ये अगर मैं बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो वो कहां से अट्रैक्ट करेंगे, इसी प्लेन से करेंगे, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो जब जो लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके डी ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन आप कहां से अलाई कर रहे थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पर होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में, और कौन है वहां पर है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स के एक्सिस में आकर के लिगेंड अप्रोच करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर इस जियोमेट्री में इसको बताया है कि भाई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। सेकंड वन, उसी एक्सिस पर कौन है, बिटवीन द एक्सिस कौन है, एक्स एक्स डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। तो डी एक्स वाई कहां पर है, बिटवीन में पहला तो कहां पर था, ऑन द एक्सिस था, इसलिए हम लोगों ने बोल दिया कि भैया ऑन द एक्सिस है हमारा ये। तो हम लोगों ने कहा कि भैया इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो और जो लिगेंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होने से उसकी एनर्जी बढ़ गई। बट ये बिटवीन द एक्सिस है कौन सा, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब जब इसके अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनकी एनर्जी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाएगी, और ये ज्यादा होने की वजह से जो लेवल होगा वो किससे कम होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, देन आफ्टर कौन आ जाएंगे, डी एक्स वाई। ठीक है, जो थर्ड लेवल होगा एनर्जी का जो स्प्लिटिंग होगी वो किसकी होगी, वो होगी हमारी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है हमारा डी जेड, उसमें क्या होगा कि लिगेंड अप्रोच करेगा, ठीक है, कहां कौन कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से। बट एक्स एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स थे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उनकी एनर्जी तो पहले से बढ़ चुकी है, दूसरा जो हमारा डी एक्स वाई था उसकी एनर्जी भी ऑल्सो पहले से बढ़ चुकी है। अब उसमें कौन सा ऑर्बिटल हमारा फ्रंट पर आएगा इन दोनों को छोड़ करके, तो कौन सा होगा हमारा जेड ऑर्बिटल, है ना, जेड ऑर्बिटल कौन सा, डी जेड स्क्वायर, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम लोग बोले कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई एंड डी जेड ऑर्बिटल्स आर कैसे, आर सिंगली डिजनरेटेड, बट जो डी एक्स सॉरी डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा, डबली डिजनरेट होगा, और डबली डिजनरेट होने की वजह से वो कहां पर लाई करेगा, सबसे नीचे करेगा। तो ये जो हमारा डायग्राम है किसका है, एनर्जी डायग्राम CFT इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स।
यहाँ पर हम लोगों ने पूरा जो स्ट्रक्चर उसको समराइज किया है। समराइज किस तरह से किया है हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एंड जो राइट हैंड साइड है उस पर मैंने यहाँ पर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में मैंने टेट्राहेड्रल एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर मैंने ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कि जैसे हम लोगों ने देखा टेट्राहेड्रल जो हमारे कॉम्प्लेक्स थे, उन कॉम्प्लेक्स में जब हम लोगों ने सीएफटी का जिक्र किया था, तो सीएफटी को हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर जो T2 और EG में स्प्लिटिंग हुई है हमारे d ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर T2 में हमारे dxy dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल के होंगे, एंड जो E होगा वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर जो लोअर एनर्जी लेवल का होगा, एंड dz स्क्वायर है वो हमारा लोअर एनर्जी लेवल का होगा। बट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एनर्जी गैप है, अगर तीनों को आप लोग यहाँ पर कंपेयर करो, किसको, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर की जो मैंने यहाँ पर ज्योमेट्री बताई है, जो स्ट्रक्चर बताया है, उसमें अगर आप लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो टेट्राहेड्रल जो जिसकी CFT का स्ट्रक्चर है उसमें जो एनर्जी गैप है आप लोगों को वो सबसे कम दिख रहा होगा, है ना। सेकंड वन ऑक्टाहेड्रल में थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, जिसमें हम लोगों ने बोला है कि ऑक्टाहेड्रल जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं उनमें EG एंड T2G में हमारा कॉम्प्लेक्स जो d ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ है। EG में जो हमारा ऑर्बिटल है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, एंड T2G में हमारे dxy yz एंड xz, इनका एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई इनका एनर्जी गैप ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा हो गया और आपके किसमें जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें आपका कम हो गया। तो आपके माइंड में एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जितने भी हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में काम करते हैं, वो हमेशा ज्यादा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों क्यों क्योंकि एनर्जी गैप हमारा है वो कैसा हो गया, यहाँ पर कम हो गया, इसलिए हमेशा यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। बट इन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम लोग बात करें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कितने लिगेंड जुड़े हुए होंगे, वहां पर आपके 6 लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से क्या होगा कि 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं किसके साथ में, मेटल को, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है उस मेटल को 6 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं, और 6 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जब उसको अप्रोच करेंगे तो मेटल में जो प्रेजेंट d ऑर्बिटल था उस d ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके बीच में रिपल्सन कैसा होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा, और मैक्सिमम रिपल्सन होने की वजह से इसकी एनर्जी कैसी हो जाती, बढ़ जाती। व्हाइल इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये जो एनर्जी गैप है वो कैसा हो जाता है आपका, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ 4 जो लिगेंड है 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं किसके साथ में, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, बट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने कर रहे हैं आपके 6 कर रहे हैं, इसलिए इनका गैप, इनका जो एनर्जी गैप होता है वो बढ़ जाता है। बट यहाँ पर आप लोग जब देख रहे हैं तो आप लोगों को जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी गैप है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप जो है वो सबसे कम है, ऑक्टाहेड्रल का थोड़ा सा ज्यादा है, बट स्क्वायर प्लेनर के केस में ये सबसे ज्यादा क्यों हो गया। अब हमें तो ऐसा होना चाहिए था कि ऑक्टाहेड्रल जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं उनमें एंड हमारे जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उनमें ये एनर्जी गैप कैसा होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स आप सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 6 लिगेंड्स ही आपके अप्रोच कर रहे हैं दोनों केस में। बट जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं उन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो सारे जो मेटल है वो कैसी है आपकी, इन सेम प्लेन है, तो सेम प्लेन में जब वो अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड्स तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन हो रहा है किसमें हो रहा है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में, फिर dxy में, देन आफ्टर dz में, और सबसे कम जो रिपल्सन हो रहा है वो किसमें हो रहा है आपका dx स्क्वायर सॉरी dx d yz एंड z x ऑर्बिटल में। तो इसके बेस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप होता है वो सबसे स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा होता है, देन आफ्टर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, देन आफ्टर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अगर फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, वो ज्योमेट्री
ट्रांजिशन एनर्जी को बहुत ज़्यादा लेवल पर प्रभावित करती है। जस्ट लाइक अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो ऑर्डर है स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो ट्रांजिशन एनर्जी गैप वो सबसे ज़्यादा होगा देन आफ्टर ऑक्टाहेड्रल देन आफ्टर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन को जो अप्रोच करते हैं वो 6 लिगेंड करते हैं, इसलिए 6 लिगेंड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सेंट्रल मेटल आयन है उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल की जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। देन आफ्टर स्क्वायर प्लेनर के केस में जितने भी हमारे लिगेंड्स होते हैं ऑन द प्लेन होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होते हैं, तो जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इस कंडीशन में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई थी, देन आफ्टर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई की, देन आफ्टर डी जेड स्क्वायर एंड देन आफ्टर dx y। तो इस तरह से हमारे ऑक्टाहेड्रल जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी ट्रांजिशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है देन आफ्टर टेट्राहेड्रल। नेचर ऑफ लिगेंड भी जो ट्रांजिशन एनर्जी है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। नेचर ऑफ लिगेंड इस तरह से प्रभावित करते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे लिगेंड जो अगर आपकी मेटल आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो उनका अगर पेयरिंग करवाता है तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देता है व्हाइल वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने पेयरिंग करवा दी। इट्स मीन अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल आयन था, सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उस जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसा हो गया, कम हो गया। तो अब लिगेंड जब अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन को तो उस कंडीशन में स्प्लिटिंग कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड वो भी उसको अफेक्टेड करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, +3 में है तो वो भी उसको प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? अगर कोई +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एटम है और कोई हमारा जो ट्रांजिशन एटम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इस कंडीशन में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो +3 वाले में जो एनर्जी गैप होगा वो ज्यादा होगा हमारा इन केस ऑफ +2 एंड +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अगर सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी जो ट्रांजिशन एनर्जी है, ट्रांजिशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास कोई D1 सिस्टम है तो भाई D1 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल होगा तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, व्हाइल इन D2 केस में ज्यादा होगी, D3 में ज्यादा होगी, D5 में ज्यादा होगी। इट्स मीन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे हमारे d ऑर्बिटल्स में वैसे वैसे आने वाले लिगेंड और मेटल आयंस के बीच में, मेटल आयंस के जो d ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्सन बढ़ता जाएगा और रिपल्सन बढ़ने से इनकी ट्रांजिशन एनर्जी कैसे हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। फर्दर रिफर रिगार्डिंग टू प्लीज रिफर द बुक्स जेम्स ई हुई इनऑर्गेनिक की बहुत अच्छी बुक है जिसमें आपको सारा आपका बेसिक डेटा मिल जाएगा। देन आफ्टर ग्रे एल मिशलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एफ अल्बर्ट कॉटन, ये सारी बुक्स हैं जिनमें आपको लगभग पूरा का पूरा डेटा आपके थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड सारा डेटा इनमें अवेलेबल है। आफ्टर कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए। विच कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट हाईएस्ट ट्रांजिशन एनर्जी, तो मैंने यहाँ पर आपको कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स दिए हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स ए में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है विद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स बी में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कॉम्प्लेक्स सी में भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है विद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कॉम्प्लेक्स 4 में आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड कॉम्प्लेक्स जो 5 है उसमें आपकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है इनमें हाईएस्ट ट्रांजिशन एनर्जी मिलेगी। तो जस्ट लाइक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में, तो टेट्राहेड्रल वाला ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर अलग ही हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में तीन कॉम्प्लेक्स जो मिलते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के मिलते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को, है ना, फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो उनके बीच की स्प्लिटिंग कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनमें से एक ऑप्शन होगा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस करें।
एंड सेकंड क्वेश्चन एक और हमने फ्रेम किया है यहाँ पर, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच ऑर्बिटल हैव हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। यहाँ पर चार ऑर्बिटल्स मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, dxy dyz, and in option C dx square y square, and in option D dx square y square and dz square। तो ये आपको पता ही होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपके माइंड में आ रही होगी और उससे आप लोग बता पाओगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, dx square y square and dz स्क्वायर ऑर्बिटल की